हेलो एवरीवन, दिस साइड विकू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से कुछ एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और कुछ एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के अंदर एज ए होमवर्क मिल जाएगा। वो आपने डाउनलोड करना है और उसको बना लेना है। जल्दी जल्दी अगर वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और चलिए वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पहले कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे हमेशा की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है dy dx 2y tan x इक्वल टू sin x। dy dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। इसको सॉल्व करना है। बोला गया है कि हल करिए, मतलब हल निकालना है, बेसिकली सॉल्व करना है। ये कौन सा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है। तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पहचानते आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चमक रहा है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या 2 टाइप के मैंने बताए थे। एक होता है ऐसे dy dx वाला और एक होता है dx dy वाला। तो dy dx में क्या होता है कि p y बराबर q, ऐसे, ठीक ना। और यहां होता है प्लस p x बराबर q, ठीक है। तो यहां जो p है ना, ये और p और q जो है x का कोई फलन होगा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। और ये भी q भी क्या होगा जी? फंक्शन ऑफ x, या फिर कोई कांस्टेंट भी रह सकता है। p और q क्या है? कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ x, मतलब x का कोई फंक्शन होगा। और यहाँ dx dy में क्या होता है कि यहाँ है p और यहाँ है q। तो p और q क्या होना चाहिए? p और q कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ यहाँ y है ना, तो y, यहाँ देखिए x था तो ये x का फंक्शन है। और अगर यहाँ y है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ p और q जो होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, और यहाँ p और q जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कोई कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे जी। सॉल्यूशन लिखने के लिए तो सॉल्यूशन यहाँ वही, मतलब हल लिखना है, समझ में ना, हल करना है। तो हल करने के लिए ये क्या है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE हम लिखेंगे शॉर्ट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हल निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो IF निकालते हैं। IF कैसे निकलता है? तो e के पावर इंटीग्रल p, e के पावर इंटीग्रल p, और फिर यहाँ dx, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इसको जो हल करके आएगा यही हमारा IF होगा। इसके बाद हल क्या होगा जी? हल मतलब सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन बनेगा y इंटू IF बराबर इंटीग्रल q इंटू IF dx, ठीक है। ये समझ में आया ना, या dx है, यहाँ dy नहीं होगा, ध्यान रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है, dx dy वाला, dx dy प्लस px बराबर q। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ y है तो यहाँ a को y होना चाहिए, y के पावर 2 नहीं होना चाहिए, y के पावर 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ y a को होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ x है तो यहाँ x की पावर 1 मतलब a को x होना चाहिए, समझ में आया। तो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ dy dx के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको उड़ाइए, ठीक है। अब यहां से हम अगर इसके लिए IF लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या लिखोगे आप? तो e के पावर इंटीग्रल p, लेकिन अगली बार यहाँ क्या, dx के dy। तो चूंकि डिफरेंशिएशन जो है यहाँ डिफरेंशियल टर्म y के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए यहाँ dy आएगा। तो इसीलिए इसका हल क्या लिखोगे? हल मतलब सॉल्यूशन क्या लिखोगे? तो यहाँ y था ना, यहाँ ये y है तो y इंटू IF, तो यहाँ x है तो x इंटू IF,
एक्स इंटू आई एफ है, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ, और फिर से यहाँ डी वाई आएगा ना, बताओ समझ में आया। तो यहाँ जो है डी वाई डी एक्स है, तो कौन वाला लगेगा, ये सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद ये हल लिखते आ जाएगा। यही हल निकालना है, ठीक है, हल करना है। तो कैसे करेंगे जी, तो सबसे पहले, और आपको ना ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है। हाँ जी, तो कैसे करेंगे बताना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले आई एफ लिखते हैं। ये क्या है, अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और ये क्या है कि ये तो एलडीई है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए आप क्या निकालोगे, आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखोगे, अच्छा इसको थोड़ा सा ना एक बार ये अरेंज कर देते हैं, एक बार इसको एक बार और लिखिए, डी वाई डी एक्स प्लस यहाँ टू टेन एक्स इंटू वाई, मैं क्या कर रहा हूं, इस रूप में बदल रहा हूं, डी वाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, इस फॉर्मेट में मैं बदल रहा हूं इसको, डी वाई डी एक्स पी जरूरी पड़ता है ना यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पी जरूरत पड़ता है, तो पी क्या होगा, तो यहाँ y को छोड़ के जो बचता है वही p है, तो y को छोड़ के 2 tan x बचा, तो 2 इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और बराबर में sin x है। तो मैंने क्या बोले थे कि यहाँ जो x के रूप, यहाँ क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल प्रेजेंट है, तो यहाँ p और q क्या होगा, x का कोई फंक्शन होगा, तो है ना 2 tan x क्या है, x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, मतलब ये जो है अपना p हो गया, और ये जो है अपना q हो गया। बात समझ में आई क्या, इसीलिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डीएक्स, ठीक है, लेकिन p की जगह क्या है, p की जगह क्या है जी, p की जगह है 2 tan x, और यहाँ dx आएगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है यहाँ से बताना, ई रेज़ टू पावर 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर फेंकिए, और इंटीग्रल tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, tan x का तो इंटीग्रेशन पता है ना, log sec x। अब ये 2 जो है उसको पावर में लेके चल जाइए, आपको पता है ना, ये तो पता है, ये 2 जो है वो पावर में चल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि log a के पावर m जो है, अगर a के पावर m है तो ये m को गुना में ला सकते हैं, मतलब m log a लिख सकते हैं। तो a के जगह पर देखो आप sec x है, a के जगह पर क्या है, sec x है, तो हम 2 को उसके पावर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर गुना में ला सकते हैं तो पावर में भी ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर log, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, और चूंकि ये नेचुरल लॉग है तो बेस ऑब्वियसली इसका e होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा लॉग का एक प्रॉपर्टी कि a के पावर में अगर यहाँ दोनों सेम है, ऐसे लिखा हुआ है, a के पावर में log n बेस a लिखा हुआ है, a के पावर में log n बेस a, मतलब ये और ये अगर सेम हो तो इसका आंसर n के बराबर हो जाता है। वही बात है, यहाँ और यहाँ सेम है तो इसका आंसर sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, sec स्क्वायर x, कितना समझ में आया। तो इसीलिए सॉल्यूशन मतलब हल लिखना है ना, तो हल कैसे लिखेंगे, तो हल लिखने के लिए लिखेंगे y इंटू, क्योंकि यहाँ dy dx है तो dy dx है तो y इंटू, अगर dx dy रहता तो x इंटू आई एफ, ठीक है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, और यहाँ क्या आएगा dy की dx, तो यहाँ dx आएगा ना, यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे यहाँ इंटीग्रेशन करना हो चाहे यहाँ करना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यही dx dy रहता तो dx dy रहता मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहाँ चूंकि dx है मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो यहाँ भी dx ही आएगा। ये बात समझ में आई, ये कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, इसीलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। तो y इंटू ये आई एफ मतलब sec स्क्वायर x ना, y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है जी sin x, q क्या है sin x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां बता देता हूं, अरे यार ये तो इरेज कर दिया, अच्छा कोई नहीं, ये आपको समझ में आ गया ना, sec स्क्वायर x आएगा ओवरऑल,
ये क्या आएगा, ये आया है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैसे इसका काम खत्म हो गया है अब। तो यहां से ये वाई सेक स्क्वायर एक्स, वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये साइन एक्स है तो साइन एक्स, और बटा में ये देखिए इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा ना। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, cos x इंटू कॉस एक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये dx है, तो आप ध्यान से देखो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, और ये वो cos ऊपर जाके सेक बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y सेक स्क्वायर x, समझ में आया। या फिर ऐसा कर दो ना, इसको भी cos स्क्वायर में बदल दो, y इंटू 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये tan x इंटू ये ऊपर जाके sec x dx। यहां से y बटा cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x dx। ये क्या होता है, ये तो sec x का इंटीग्रेशन होता है ना यार, ये बात समझ में आया क्या। ये tan x इंटू sec x, आपको याद होगा ना कि इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx ये क्या होता है, ये तो sec x प्लस c होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है ना ये। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, sec x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k या c जो भी आप लगाना चाह रहे हो। अब ये cos स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो y इक्वल टू cos स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये तो 1/cos है वो लिखा हुआ है ना, 1/cos लिखा हुआ है, sec का मतलब 1/cos, तो ये वो cos खत्म हो जाएगा तो खाली cos x बचेगा, cos x प्लस और ये cos स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c इंटू cos स्क्वायर x। ये आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आया क्या, खत्म। या फिर आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते थे, ये क्या आया, ये आया है y सेक स्क्वायर x, y सेक स्क्वायर x यहाँ है। अब ये क्या बनेगा, सेक x इंटू टेन एक्स, यही बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक x, तो ये हो गया सेक x प्लस c। तो इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको आंसर मैच कराने के लिए इस रूप में किए, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मैच कराना है, ये भी कोई गलत नहीं है, एकदम सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है, ये 100% सही है। ठीक है, आप इतना भी लिख के और आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो आपको करते आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी कर लेना। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है तो आप एक बार ऑब्जेक्टिव वाला PYQ जो है ना, PYQ सीरीज का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर, वो आप जाके अटेंड करना, आपको वहां से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां मैंने खूब अच्छे से बताए हुए हैं। वैसे यहाँ भी क्वेश्चन करेंगे और भी अलग अलग टाइप के डिफिकल्टी रूप में भी सवाल इसके आते हैं, तो उस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है dy dx प्लस 1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस वाई, इसको भी हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे लिखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है जी, dy dx प्लस 1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है नहीं, कैसे बनेगा। तो देखिए इसको आप ना कुछ दिमाग लगाइए, वेरिएबल सेपरेबल भी अभी नहीं लग रहा है, वेरिएबल भी सेपरेट अभी करना मुश्किल है, तो आप ऐसा करो सब्स्टिट्यूशन लगा दो थोड़ा सा, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कुछ न कुछ करके बदल सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इसको बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस करके इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करो कि पुट कर दीजिए x प्लस वाई को t, x प्लस वाई एज t। ठीक है, अब आप क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्यों, क्योंकि dy dx तभी तो मिलेगा जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ से x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx और बराबर dt dx। ठीक है, तो यहाँ से dy dx क्या आ जाएगा, dy dx बिकम्स dt dx -1। तो इसीलिए नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स dy dx की जगह पर ये रखना है dt dx -1 और +1 पहले से पड़ा हुआ है इक्वल टू e रेज़ टू पावर t बन गया है, क्योंकि x + y की जगह हमने t रख दिया है। तो यहाँ से 1 और -1 खलास। अब आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, dt dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, dt dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर t। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया, बस वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, मतलब t e की पावर t जो है मतलब t वाला फंक्शन को dt की तरफ और x वाला फंक्शन को dx की तरफ। तो dx x वाला फंक्शन तो है नहीं, तो ऐसे ही dx उधर चल जाएगा। इसको आप क्या करो, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे तो dt और बटा में e रेज़ टू पावर t इक्वल टू उधर जाके ये dx बनेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर -t, इसको ऊपर भेज देते हैं e रेज़ टू पावर -t dt इक्वल टू dx। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इंटीग्रल e रेज़ टू पावर -t dt इक्वल टू इंटीग्रल dx। तो आप यहां देखोगे e के पावर -t क्या होगा, e के पावर -t बटा -1, e के पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर -x बटा फिर इसका डिफरेंशिएशन ना, मतलब t के जो कोएफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड करना होता है, या फिर ऐसा कहिए कि यहाँ जो लीनियर फंक्शन रहता है उसका डिफरेंशिएशन लिखना रहता है, लीनियर के केस में खाली। ठीक है, ये लीनियर है तो इसको डिफरेंशिएशन मतलब t का डिफरेंशिएशन -1 t के रिस्पेक्ट में, या फिर मैंने ऐसे बताया था कि e रेज़ टू पावर ax प्लस b है ना, ax प्लस b, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ax प्लस b मतलब लीनियर फंक्शन होना चाहिए यहाँ, ऐसा नहीं कि x की पावर 2 वाला भी हम डिफरेंशिएट कर दें, नहीं। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है e के पावर ax प्लस b और बटा में x का कोएफिशिएंट लिखिए, या फिर ऐसा कहिए कि ax प्लस b को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ax का डिफरेंशिएशन a और प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, तो a ही बचा ना, तो इतना बटा a, तो वही t -t है तो -t का डिफरेंशिएशन -1। ये सब तो बेसिक बातें आपको आता ही होगा यार। और यहाँ से ये dx क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब ये है माइनस e के पावर माइनस, और t के जगह पर क्या रखना है, x प्लस वाई ना, तो t की जगह मैंने x प्लस वाई वापस पुट कर दिए इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए समझ में आ जाएगा ना, समझ में आ गया ना, बन जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे इस रूप का पूछ दिया dy dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस वाई। अगर ये क्वेश्चन पूछा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये वाला भेजा नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये वाला भेजा मत लगाइएगा। इसमें सिंपली आपको पता है ना कि a रेज़ टू पावर a प्लस, अगर a रेज़ टू पावर m प्लस n लिखा हुआ है, m प्लस n, इसका मतलब क्या होता है, a रेज़ टू पावर m गुना a रेज़ टू पावर n। ठीक है, गुना में जब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो वही बात है। तो इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा dy dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर y। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब ये वाला इधर, तो dy बटा e के पावर y, और ये तो उधर है ही, समझ में आया ना, y वाले फंक्शन को dy की तरफ और x वाले फंक्शन को dx की तरफ। तो dx इधर है तो dx को उधर भेज दीजिए e के पावर x तरफ, और इसको इधर लाइएगा तो e के पावर y बनेगा नीचे, ऊपर जाके e के पावर माइनस y, जैसा कि यहाँ वहां हुआ, तो यहाँ बन जाएगा e के पावर माइनस y dy इक्वल टू e के पावर x dx। ये अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से इसका क्या आएगा, e के पावर माइनस y बटा में -1, समझ में आया, e के पावर -1 बटा माइनस y बटा -1 इक्वल टू e के पावर x, और फिर x का डिफरेंशिएशन लिखिएगा तो वो तो 1 आएगा ना। ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या आया, माइनस e के पावर माइनस y
बराबर e के पावर x प्लस के। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये है x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx इक्वल्स टू एक्स वाई dx नहीं dy। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये आप काफी आसानी से वेरिएबल से वेरिएबल से कर सकते हो। आप क्या करो कि सब में एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्स वाई गोल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा ये एक्स से एक्स खत्म, यानी 1/y dy इक्वल टू यहाँ y से y खत्म 1/ अच्छा प्लस है ना 1/x dx इक्वल टू यहाँ dy। तो आप देख पा रहे हो ये तो खूब बढ़िया से वेरिएबल सेपरेट हो गया ना। अब इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो 1/y का इंटीग्रेशन तो log y हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू ये y, log ये क्या हो गया log y, ये log x और ये y और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k। सिंपल। हाँ जी, अब यहां से आप क्या लिखोगे? यहां से आप लिखोगे ये ना x इंटू वाई, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है लॉग ए इंटू बी। यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है बेस में ई है ना, क्योंकि नेचुरल लॉग है, तो आपको पता है ना यहाँ से लॉग ए बेस बी रहता है बराबर सी। यहाँ से अगर ए बराबर हम लिखना चाहें, ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बी के पावर में सी। ठीक है, तो वैसे आप यहां भी आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और सॉल्व करना है तो इसको आगे तक करिए। ये एक्स वाई बराबर ये ई के पावर में वाई प्लस के हो जाएगा। फिर से वही बात एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर वाई, इसको ब्रेक करेंगे ई के पावर के। अब ई के पावर के भी तो एक नया कांस्टेंट है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट बना। यहां से आप क्या लिख सकते हो? एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर वाई, एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर वाई और इंटू सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड हो गया, ये आपका पहला मेथड हो गया। लेकिन और एक तरीका से बना सकते हो। ठीक है, इसको एक और तरीका से बना सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या है? देखिए मैं यहां से आपको एक चीज, वैसे मैंने आपको पढ़ाए थे ऑफलाइन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल नाम से एक टॉपिक, वही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मैंने आपको बताया था कि एक्स डीवाई प्लस वाई डीएक्स, एक्स डीवाई प्लस वाई डीएक्स, ये क्या होता है? ये होता है डी एक्स वाई। ये क्या होता है जी? डी एक्स वाई होता है, इसको आपने याद रखना है। पीवाईक्यू सीरीज के अंदर भी मैंने ये काफी बढ़िया से बताया है, और इस पर क्वेश्चन भी किए हैं। आई थिंक 2022 में भी, हाँ 2022 में ही एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, वो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है था। एक बार आप जाके देखना पीवाईक्यू सीरीज के अंदर, तो उसको मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व किए हैं और ऐसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व किया है। आप देखोगे लॉन्ग मेथड से बहुत ही गंदा हो गया है, बहुत लेंदी है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज करके एकदम काफी आसानी से उसको सॉल्व कर दिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वहां एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बताए थे सॉल्व करके, इसके बाद लॉन्ग मेथड से बताए थे, वो काफी लेंदी था। ठीक है, चलिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर क्या याद रखना है?
एक डी ऑफ एक्स वाई, मतलब ऐसा समझिए ना कि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्स को एज इट इज छोड़ दिए, एक्स इंटू वाई मतलब दो को फंक्शन है, तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले ए को छोड़ते हैं, मतलब यू को छोड़ दिए, वी को कर दिए, फिर वी को छोड़ेंगे यू को करेंगे, वही बात है, एक्स को छोड़ दिए वाई को कर दिए तो डी वाई हो गया, फिर अगली बार वाई को छोड़ दिए एक्स को कर दिए, और यू इंटू वी में प्लस आता है पीछे तो प्लस है, तो वैसा ही है। और उसी तरह अगर मैं बोलूं कि डी ऑफ एक्स बटा वाई लिखेंगे तब, तो फिर से वही बात, u बटा v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो नीचे वाला का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर नीचे वाला को एज इट इज लिखेंगे, फिर ऊपरी वाला के करेंगे तो dx, और फिर एक माइनस आता है, आपको पता है एक माइनस आता है, फिर अगली बार x को छोड़ेंगे और y को करेंगे तो dy, तो ये भी याद रखना है, x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा d ऑफ x बटा y, मतलब जिसका स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है उसी का यहाँ वही नीचे बटा में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दूं कि x dy प्लस माइनस x dy माइनस y dx और बटा में x स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या लिखोगे, इतना बराबर लिखोगे जिसका स्क्वायर है वो नीचे आएगा, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, और वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ y छोड़े हैं तो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ x छोड़े हैं तो यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ आया, और यहाँ क्या हो जाएगा y। अच्छा मैं अगर पूछूं कि y dx माइनस x dy और बटा में x स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या लिखोगे, तो यहाँ आप फंस गए, यहाँ ये x स्क्वायर है, तो चूंकि यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x को पहले छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है कि u बटा v का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो u बटा v, तो v का तो स्क्वायर यहाँ लिखा है, लेकिन जो नीचे रहता है ना उसको सबसे पहले छोड़ते हैं और ऊपरी वाला का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, तो यहाँ y है तो y को छोड़े, तो उसी तरह अगर यहाँ नीचे x स्क्वायर है मतलब नीचे x होना चाहिए, और नीचे अगर x होना चाहिए तो x को सबसे पहले छोड़ना होगा, मतलब यहाँ से माइनस आपको कॉमन लेना होगा, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो बन जाएगा x dy माइनस y dx और बटा में x स्क्वायर, अब जाके ये बन गया तो माइनस और d ऑफ y बटा x इसको लिखेंगे, ये समझ में आया। तो इस तरह की छोटी मोटी जो बातें हैं ना वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखिए कैसे, और काफी खत्म एकदम एक झटके में ये खत्म हो जाएगा। कैसे, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x dy है ना, x dy प्लस y dx इक्वल टू xy dy, ये है, तो आपको ये देखिए क्या पता चल रहा है कि ये तो d ऑफ xy लिखा हुआ है और बराबर ये xy dy ये है, तो xy को xy, अब वेरिएबल को सेपरेट करिए ना, अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल xy और y है, समझ में आया, d के बगल में जो रहता है वही वेरिएबल होता है, तो यहाँ y और x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ क्या है xy है वेरिएबल और यहाँ y है वेरिएबल, तो xy को xy तरफ लाएंगे, मतलब ऐसा समझिए ना कि ये xy बराबर t रख दीजिए, xy बराबर जो है वो t है, xy बराबर क्या है t, तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसे है dt बराबर t y dy, ऐसे xy की जगह मैंने t रख दी है, तो ये क्या है dt बराबर t dy, मतलब ये और ये दोनों सेम है ना, वही बात है, ये और ये दोनों सेम है, तो हम इसको नीचे लाएंगे, ये dt बाई टी इक्वल टू dy, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और बराबर ये क्या हो जाएगा y और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो log t की जगह वापस xy रख दीजिए, log xy बराबर y प्लस k, तो ये आंसर हो गया, यही ना आया है यहाँ, यही तो आंसर है, बाकी इसको आगे इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, बताइए, डन। चलिए नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस पर भी एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि आपको से एक क्वेश्चन पूछ दिया, लेटेस्ट से, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको दे दिया x dy माइनस y dx इक्वल टू dx, x dx, ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है
आपको क्या दिख रहा है कि हम यहाँ x डिवाइड माइनस वाई dx है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला काम हो जाएगा जब यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा। तो क्या दिक्कत है, नहीं है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, जब इधर डिवाइड करिएगा तो इधर भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक एक्स से एक एक्स मर गया, तो यहाँ क्या बन गया, ये क्या बन गया जी, ये तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा डी ऑफ वाई बटा एक्स, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये तो 1/x dx बन गया। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट, तो डी ऑफ डब्बा, तो डी ऑफ डब्बा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्बा, आपको पता है ना, डी डब्बा, डी डब्बा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्बा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, डब्बा में y बटा एक्स है, तो ये y बटा एक्स, और ये क्या हो जाएगा log x प्लस के, और यहाँ से x आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से y बराबर x log x प्लस के x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ना एकदम फोड़ के आना है, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। और आपको पता है जेईई मेंस में अभी जो 2022 का अभी तुरंत जो जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है, उसमें इतना चिंदी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब क्या बताया यार आपको। वो मैंने शॉर्टकट बताया है ना लास्ट क्लास में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये जो शॉर्टकट बताया था ना, इंटीग्रल 0 से π/2 है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है cos x बटा में यहाँ cos x प्लस sin x, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आता है, मैंने बताया था कि नीचे में से नीचे दो है और दोनों में से कोई एक ऊपर प्रेजेंट है, और ये π/2 माइनस एक्स करने पर अगर दूसरा का वाला आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा में 2, ठीक है, मतलब π/4 इसका आंसर होगा। तो वही अगली बार क्या किया कि चूंकि एग्जाम 2023 में हो रहा है, चूंकि एग्जाम 2023 में हो रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ cos की पावर 2023 की कर दिया, और यहाँ भी 2023 कर दिया, यहाँ भी 2023 कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया। तो इसका भी आंसर तो कितना होगा, π/4 ही होगा ना, पावर को इतना ही कर दे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स करना है ना अपने को, तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा, sin x, तो यहाँ sin की पावर हो जाएगा 2023, तो दूसरा का मिल जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी sin के पावर 2023 है, यहाँ cos की पावर 2023, और यहाँ cos की पावर 2023, तो दोनों में से कोई एक ऊपर होना चाहिए। तो जब π/2 माइनस एक्स करेंगे, मतलब cos π/2 माइनस एक्स करेंगे, तो तीसरा वाला मिलना चाहिए, तो मिल तो रहा है cos π/2 माइनस एक्स मतलब sin x, और sin x की पावर 2023, तो यही तो आ जा रहा है, आ रहा है ना, मतलब शॉर्टकट लग जाएगा। तो π/2 माइनस 0 बटा में 2, तो π/4, और इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं वो मैंने आपको डिस्कस करके में बताए थे ना, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना चिंदी क्वेश्चन, और भी ये तो क्वेश्चन मैंने बताया कि ये काफी निहायती चिंदी है, मतलब निहायती चिंदी, और बता रहा हूं ना, वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछ दिया, दो गो वेक्टर दिया हुआ है, और दो गो वेक्टर में एक गो वेक्टर जो है उसमें एक अननोन है, तो बोल दिया कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो अननोन m था, तो m का वैल्यू निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या, मतलब परपेंडिकुलर बोला था कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो m का वैल्यू निकाली। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट जीरो होता है, तो बस डॉट जीरो करके m का वैल्यू निकालना था। तो इतना चिंदी क्वेश्चन, मैंने बताओ इससे बढ़िया क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इन मतलब इस साल, अब ऐसा नहीं कि जेईई मेंस को आप हल्के में लो, इस साल ऐसा हो रहा है, ठीक ना, इस साल ऐसा हो रहा है, हर बार इतना चिंदी क्वेश्चन नहीं पूछा है, और ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन चिंदी है, कुछ एक क्वेश्चन चिंदी तो हर साल पूछा है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जेईई मेंस के, लगभग 19, 20, 21, 22 तक तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में करवा ही दिए हैं आपको, हर एक चैप्टर में आपको 10-15 जेईई मेंस का क्वेश्चन करवाया ही है मैंने, तो बस, और बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है जेईई मेंस। तो अगर आप लोग अगले अटेम्प्ट के लिए भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। अभी बोर्ड का एग्जाम आप लोग दे लीजिए, और अप्रैल में फिर वापस एग्जाम होगा सेकेंड अटेम्प्ट, तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप लोग। और जेईई मेंस के लिए भी पीवाईक्यू मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे बोर्ड के लिए पीवाईक्यू खत्म किया ना, बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू 2009 से 2022 तक पूरा करवा दिया ना, उसी तरह मैं 2019 से 2023 तक के सारे पीवाईक्यू हम करवाएंगे, जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यू सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। उसमें भी हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सारे करेंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो,
चलिए चौथा क्वेश्चन है tan y dx माइनस tan x dy। tan y dx क्या है? tan y dx माइनस tan x dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जी? ये भी काफी चिंदी क्वेश्चन है। वैसे अब क्या करो इसको कि इसको उस साइड लेके चल जाते हैं, तो यहां से क्या बनेगा? tan y dx इक्वल्स टू, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है यार, आपको चमकना चाहिए कि अगर उसको उस साइड लेके जाएंगे तो फिर हम ये tan y को उस साइड और tan x को इस साइड, तो dx की तरफ tan x आ जाएगा और dy की जगह tan y चल जाएगा, तो हो गया सब खत्म। ये tan y dx है और इधर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा tan x dy। अब क्या करो, यहाँ तो वेरिएबल सेपरेट नहीं ना है, dy है तो dy की तरफ tan y होना चाहिए और dx की तरफ tan x होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको इधर डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, इसको इधर डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा dx बटा में tan x इक्वल टू यहाँ से dy बटा में tan y। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि tan x को ऊपर ले जाएंगे तो cot x बन जाएगा, cot x dx इक्वल टू ये हो जाएगा cot y dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, तो ये cot x का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको बताए थे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना, log sin x, याद आया? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। ये हो जाएगा log sin x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? log sin y, यहाँ y में है ना तो यहाँ sin y होगा, और ये सब कुछ log में है तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को भी log में ही ले लेते हैं। जैसे वहां क्या था, एक पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें e के पावर k आ रहा था, तो e के पावर k की जगह एक नया कांस्टेंट c अज्यूम कर लिए थे ना, मतलब कांस्टेंट हम किसी रूप में मान सकते हैं जिस रूप में हमको मन करे। तो यहाँ देख रहा हूं मैं कि log में सब कुछ आ रहा है, तो क्यों ना कांस्टेंट को भी log में मान लिया जाए, तो हम कांस्टेंट को log c ले लेते हैं, कोई दिक्कत? चाहे log k, आपको जो भी मन है, log k log c कुछ भी, ठीक है, बस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे log sin x, ये हम log में इसलिए माने क्योंकि ये log कैंसिल हो जाएगा, देखिए log को कैंसिल करते आएगा काफी आसानी से, तो ये हो जाएगा log, ये है log a प्लस log b, log a इंटू b हो जाएगा, मतलब log ऑफ k sin y, ये हो जाएगा। अब ये log ऑफ डब्बा दोनों तरफ log है तो log को खत्म कर सकते हैं, बस काटना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे ये सब काटा नहीं जाता है, फंक्शन है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना वो काटा जाता है, क्योंकि बेस सेम है ना, इसीलिए आप इक्वालिटी है तो ये log को आसानी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो sin x इक्वल टू, यहाँ sin x बताना इक्वल टू k sin y, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, हल ही तो करना था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको हल करिए, ठीक है। एग्जाम में कैसे बनाना है वो सब समझ में आ जा रहा है ना, आपको नोट्स के अंदर भी आप मैंने लिख के दे दिए हैं, वो आप एक बार रिविजिट कर लेना, देख लेना सब कुछ कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देगा तो मैं लिखूंगा कि दिया हुआ अवकल समीकरण है इतना बराबर इतना। बोर्ड में थोड़ा सा ये सब लैंग्वेज ना थोड़ा मायने रखता है, ठीक है, तो वो सब कर लेना। मैं इसीलिए तो नोट्स में कुछ क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं कि आपको सब कुछ करते आए। फिफ्थ क्वेश्चन अब करेंगे। भाई कॉपी में पेज ना एकदम बिल्कुल सट जाता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है dy dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x। फिफ्थ क्वेश्चन इज dy dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x। अब बताइए ये क्या है, क्या ये चमका?
इसको देख के आंखों में ये चमक आई क्या, आंखों में चमक और होठों पे मुस्कुराहट आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बताना। ये आपको एलडीई चमक रहा है क्या, ये एलडीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ P और Q आपको पता करना होगा। अच्छा यहाँ बताओ कि यहाँ जो है ये IF ये कैसे निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, यहाँ dx है ना तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। पहले P बताओ, तो P क्या है, y को छोड़ के, यहाँ y है ना तो एक y यहाँ होना चाहिए है, बस cot x क्या हो गया P और ये पूरा क्या हो गया Q, तो P क्या है cot x, तो cot x dx। ठीक है, इसको वैसे भी याद करके रख सकते हो कि P क्या चीज का फंक्शन है, P अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, अगर P y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो अगर ऐसा रहेगा ना dy dx वाला तो ऑब्वियसली P जो है वो x का ही फंक्शन होगा। ठीक है, अगर dx dy रहेगा तब जाके P y का फंक्शन होगा। चलिए, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू पावर cot x का इंटीग्रेशन अभी तुरंत मैंने बताया log sin x, और चूंकि log है तो ये बेस में e होगा और यहाँ सेम है तो इसीलिए इसका आंसर बिकम्स sin x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल गया दैट इज sin x, तो इसीलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, या फिर सॉल्यूशन लिखना है लेकिन अब, इसीलिए सॉल्यूशन लिखो आप। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन हो जाएगा y, यहाँ dy dx है ना तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dx। ठीक है, तो y sin x इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है, q ये पूरा 2 cos x इंटू आई एफ है sin x, आई एफ क्या है जी sin x है, तो ये तो चिंदी क्वेश्चन बन गया ना यार, ये 2 cos x इंटू sin x, ये तो sin 2x का sin 2x बनता है ना, तो y sin x इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x dx, सिंस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू sin 2x होता है, इसीलिए मैंने इसके जगह पर sin 2x रख दिए। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, y sin x इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ना, माइनस कॉस 2x और बटा में भी 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, और प्लस k इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान होता है, समझ में आया, बताइए, काफी चिंदी होता है। एक बार आप पीवाईक्यू सीरीज का वीडियो देखना, वहां मैंने काफी डिटेल से हर टाइप के क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करेंगे अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज x cos x। हाँ यार ये क्वेश्चन दमदार है, दमदार क्या है मतलब ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, x cos x dy dx, x cos x dy dx प्लस y इंटू x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। या तो इसको कैसे करेंगे जी, बताइए इसको कैसे करेंगे। तो आप देखोगे ना ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार इसको सोचना आप, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। मैंने बताया थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप के हैं, होना चाहिए dy dx
यहाँ लिख देता हूँ dy dx, ये dy dx वाला है ना, तो dy dx और प्लस p इंटू, अगर dy dx है तो यहाँ y, अगर dx dy होगा तो यहाँ x और बराबर q। यहाँ p और q जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि dy dx अकेले होना चाहिए, ये क्या कर रहा है इधर, इसको भगाओ। हम क्या करेंगे कि x cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x cos x से अगर डिवाइड करेंगे, x cos x, यहाँ भी x cos x, यहाँ भी x cos x, ठीक कर दिया, डन। तो ये तो मर गया, यहां से इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, dy dx प्लस y और इंटू इतना बटा इतना करेंगे तो x से x खत्म, साइन बटा cos बिकम्स tan x और प्लस इतना बटा इतना करेंगे तो cos से cos जाएगा, 1/x बच जाएगा। क्या ये चमका? और फिर ये 1/ax और 1/cos जो है वो sec x बन जाएगा। क्या ये भी चमका? चमक गया ना। अब ये क्या, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या इस रूप का नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना कि dy dx और प्लस p इंटू वाई, p इंटू वाई और बराबर q, जहां p और q x का फंक्शन होना चाहिए, तो ये x का फंक्शन तो है ना। तो बस ये p मिल गया, ये q मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p, तो p क्या है ये tan x प्लस 1/x, और चूंकि ये x का फंक्शन है इसीलिए यहाँ dx, ठीक है। तो यहां से बताना e रेज़ टू पावर ये tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x और 1/x का इंटीग्रेशन log x, सिंपल। अब यहां से आप क्या लिखोगे, log a प्लस log b है तो log a भी हो जाएगा ना, ये e रेज़ टू पावर log x sec x। अब यहाँ बेस e है कि नेचुरल लॉग है, तो यहां से उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम्स x सेकेंड x। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया जी, x sec x, ठीक है। तो अब अपने को क्या लिखना होता है, हल, ठीक है। हल कैसे लिखेंगे, तो चूंकि dy dx है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है, q ये है ना 1/x sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x sec x dx, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं if dx। तो यहाँ से अब भरिए वैल्यू, तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x sec x इंटू x sec x dx। x से x खत्म, खल्लास। अब कहाँ करें, यहाँ देखना ये क्या हो गया जी, xy, दिस इज xy sec x ना, ये है xy sec x इक्वल टू, आप देखोगे तो ये sec स्क्वायर x बन गया, sec स्क्वायर x dx, मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो tan x प्लस k। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये चमका, xy sec x इक्वल्स टू tan x प्लस k, समझ में आया। तो जब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देख के चमका क्या, ये dy dx है तो यहाँ एक y होना चाहिए, एक y है, बस आपको दिक्कत। और आपको पता है ना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ y का फंक्शन dy dx के साथ में गुणा में नहीं होता है। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पहचानते आता है तो प्लीज आप जाके QIQ सीरीज वाला वीडियो जाके देखिए, वहां मैंने खूब अच्छे से बताए हुए हैं कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वहां आपको समझते आ जाएगा। वो आई थिंक मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर में, तो ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर तो मैंने बताया है ना, नेसेसरी है, वो देखना ही देखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पंजा सीरीज के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अथाह है तो वो कुछ भी किसी भी रूप में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो एक बार जाके आपने देखना चाहिए।
वहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाते आ जाएगा। और इवन बहुत सारे तो ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको 2 नंबर के लिए भी काम बना देंगे, 2 नंबर या 5 नंबर के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन हैं एक आध दो जो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने जाके देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि अगर dy dx है और यहाँ y के पावर 1 है और इधर x का फंक्शन अगर dy dx के साथ तो गुना में है तो उसको हम उधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा। और उस तरह से आप देख पाओगे कि ये इस रूप में बन सकता है कि नहीं। अगर इस फॉर्मूले में आप बना सकते हो तो बोल देंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस 4 लेक्चर और बचे हैं इसके बाद और ये सीरीज खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीटेड। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये अब 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू होगा। 7वां क्वेश्चन से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाई डी एक्स बराबर 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं पहचानते आता है तो वो भी आपको मैंने बताया है वहां कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। वो आप एक बार लेक्चर जाके देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला कम से कम जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको आप ऐसा करिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता कैसा है, मैं बता दूं थोड़ा सा। dy dx इक्वल्स टू कोई फंक्शन होता है y बाई x का। ठीक है, dy dx इक्वल्स टू जो भी आएगा ना वो y बाई x का फंक्शन होगा। ठीक है, y बाई x का फंक्शन होगा, उसी को हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका होता है कि जहां जहां y बाई x दिख रहा है आपको वहां वहां भी चिपका दीजिए, वहां वहां क्या चिपका दीजिए? भी। और इसके बाद इसको ये x को उधर मल्टीप्लाई करिए तो y बराबर vx मिलेगा। तो अब आपको dy dx का वैल्यू चिपकाना होगा क्योंकि y बाई x को आप v पुट कर दिए हैं तो ओवरऑल आपको सब कुछ v के रूप में और x के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। वैसे कैसे करते हैं? तो करने के लिए हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y को डिफरेंशिएट करिएगा तो dy dx बनेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर v को छोड़ देते हैं और x को करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, v इंटू एक्स, दोनों वेरिएबल है तो v को छोड़ेंगे x को करेंगे तो इसका x का डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष हो तो 1 होगा। वो फिर प्लस और एक बार x को छोड़ेंगे और v का करेंगे तो dv dx। तो यहाँ से आपको एक चीज भेजा में डाल लेना है कि dy dx इक्वल्स टू v प्लस x dv dx लिखते हैं। dy dx इक्वल्स टू v प्लस x dv dx लिखते हैं। तो जहां dy dx है वहां ये रख दो और जहां y बाई x है वहां ये रख दो। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताए थे, वो अगर आपको याद होगा तो। लेकिन यहाँ अभी हम शॉर्टकट की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ y बाई एक्स में अभी नहीं आपको कुछ दिख रहा है तो आप y बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप
एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो देखिए एगो एक्स खत्म हो गया तो यहाँ वाई बाई एक्स बन गया ना, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1 हो गया माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये चमका? ये और ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 वाई बाई एक्स। बताइए समझ में आया? तो यहाँ से आप देखोगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स और बटा में 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये फंक्शन है? वो नहीं है y बटा एक्स का फंक्शन एफ ऑफ वाई बटा एक्स दिख रहा है। अगर हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इसका मतलब जो भी आगे लिखा हुआ होगा उसमें सिर्फ एक्स 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 होगा, एक्स और कांस्टेंट। तो यहाँ y बाई एक्स है तो y बाई एक्स और कांस्टेंट है कि नहीं हर जगह, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स मतलब ये पूरा फंक्शन है y बाई एक्स का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये काम कर देंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, यहाँ से क्या मिलेगा y इक्वल टू वी एक्स, इसीलिए dy dx बिकम्स v प्लस एक्स डी वी। इसको याद रखना है, डिफरेंशिएट मत करने लगिएगा एग्जाम में, इसको याद रखना है कि dy dx के जगह अब हम लोग v प्लस एक्स डी वी dx चिपकाते हैं और y बाई एक्स के जगह v चिपकाते हैं, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स व्हाट, ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy dx की जगह ये अपने को रखना है v प्लस एक्स dv dx और यहाँ 2 इंटू वी बटा में 1 माइनस वी स्क्वायर। क्या ये चमका? ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ से ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन जाता है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करिए। ठीक है, तो आप क्या करो, ये v वाला टर्म को उधर भेज दो v तरफ, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एक्स dv dx इक्वल टू, ये इधर से हटा के इधर करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा ना, और इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर, एलसीएम तो यही रहेगा, और फिर ये 2v और माइनस v इंटू इतना ना, मतलब इसको में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस v बनेगा और माइनस माइनस प्लस v की पावर 3, तो ये 2v माइनस v, ये तो v हो जाएगा। यहाँ से देखना ये क्या बन गया, x dv dx इक्वल टू, यहाँ से 2v माइनस v तो v बचेगा v प्लस v क्यूब और बटा में 1 माइनस v स्क्वायर, ये बन गया। तो अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, dv इधर है तो इसको इधर लाइए और इसको इधर, मतलब पूरा v वाला टर्म को इधर ला दीजिए और x वाला टर्म को उधर लेके चल जाइए। तो मैं अब इसको इरेज करके लिखता हूँ, हाँ जी देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ये जो है ये पूरा नीचे लाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा ना, 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा v प्लस वी क्यूब और ये dv एज इट इज और इक्वल टू dx ऊपर और नीचे x, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, वो सब लिख देना है, एक बार इसको करेंगे फिर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, वो सब मैंने आपको नोट्स में बना के दे दी है तो वो एक बार ही देख लेना। तो यहां से देखो आप इंटीग्रल 1 माइनस वी स्क्वायर बटा में, यहां से v कॉमन ले सकते हैं, आप देख रहे हो ना ये क्या है, कौन सा फल, ये उचित परिमेय फलन है या विषम परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन है ना, ऊपर वाला पावर कम है नीचे वाला पावर ज्यादा है, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, उचित परिमेय फलन है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए यहाँ फैक्टर करना होता है ना, तो यहाँ v कॉमन लेंगे तो v प्लस वी सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर ना, 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा और ये dv इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया x सॉरी log x ना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x और प्लस क्या, कोई कांस्टेंट ले लीजिए तो log में ही ले लेते हैं, log के कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप हम क्या देखिए, अब क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम i अभी के लिए मान लेते हैं, इस इंटीग्रल को i मान लिया, i माना,
तो यहाँ से ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर लॉग ये दोनों के x हो जाएगा ना। और इसको हम एक मान लेते हैं। ये क्वेश्चन लेंदी है वैसे, आपको जब भी क्वेश्चन ये जो होमोजीनियस का क्वेश्चन होता ही लेंदी है, जब भी आपको होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेहनत ज्यादा करना ही पड़ेगा, वो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, वो विधि का विधान है, इसको सिर्फ स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, तो हम तो तुच्छ इंसान थे जनाब। ठीक है, तो आपको जब भी होमोजीनियस का क्वेश्चन पूछेगा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अब लगाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा और मेहनत वाली काम होगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन खुद अपने आप में ही लेंदी होता है। और उसमें भी देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये थोड़ा और लेंदी बन जाता है। लीनियर फैक्टर रहता है तो काफी आसान होता है, लीनियर फैक्टर रहता है ना, जैसे ये वाला लीनियर फैक्टर है और ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, ये भी लीनियर, जैसे 1 + v खाली रहता तो बढ़िया था, 1 + v रहता तो ये काफी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक वाला आ गया तो यहाँ 3 को वेरिएबल आएगा, एगो इसके नीचे एगो इसके ऊपर आएगा a और इसके ऊपर b भी + c, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, समझ में आया। तो यहाँ थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो मेहनत करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए इसको अभी हम एक मान के रख लेते हैं और आई का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ फिर से चिपका देंगे। आई का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे उसको यहाँ पर चिपका देंगे और क्वेश्चन डन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये आई है, अब आई को सॉल्व करते हैं। तो आई तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक इक्वेशन बन गया ना इंटीग्रेशन का, वो आपने करते आना चाहिए। चलिए इसको इस सबको डिलीट करते हैं, इससे पहले कि इसको मैं यहां लिख देता हूं, आई बराबर log kx, ये 1 है अपना, इसको से काम है अभी, तो बाकी सबको इरेज करेंगे। ये सब समझ में आ गया ना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी पर भी, वो तो 8 बजे ही सुबह पोस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ आई क्या है लिखेंगे, नाउ आई इक्वल टू, सिंस आई इक्वल टू क्या है जी, इंटीग्रल 1 - v² बटा में v इंटू 1 + v² dv, ये है ना, इनको भी उड़ा देते हैं। देखिए लेंदी क्वेश्चन खाली यही है, बाकी सब हिंदी है। हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 - v² बटा में v इंटू 1 + v², ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो लीनियर फैक्टर है, यहाँ है v और फिर प्लस यहाँ है 1 + v²। जब भी ये लीनियर फैक्टर रहता है, लीनियर फैक्टर, तो ऊपर खाली ऐसे ही एक कांस्टेंट लिख देते हैं a, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है तो ऊपर क्या लिखना है, b और v + c, यहाँ 2 वेरिएबल आएगा, सॉरी मतलब 2 कांस्टेंट आएगा, मतलब लीनियर फैक्टर ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें। अब इसको हम सेकेंड मान लेंगे क्योंकि इससे भी काम है अभी बात, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकाल के यही तो पुट करना होगा। तो ए बी सी का वैल्यू हम निकालेंगे और फिर लिखेंगे कि ए बी सी का वैल्यू जो है उर्दू में पुट करने पर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बनेगा 1 - v², ये न्यूमरेटर है एज इट इज, और फिर यहाँ ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो v से भी कैंसिल हो जाएगा, a के साथ 1 + v² बचेगा ना खाली, और प्लस bv + c के साथ क्या बचेगा, क्योंकि 1 + v² तो कैंसिल हो चुका होगा, तो सिर्फ v बचेगा। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल। तब अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ से कुछ v का कुछ अच्छे अच्छे वैल्यूज लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, v बराबर ऐसा कि 0 ले ले, क्या
हाँ, v बराबर अगर 0 लेंगे ना तो ये पूरा खलास हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो a बच जाएगा, मतलब a का वैल्यू अपने को निकालते आ जाएगा। तो v बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो ये पूरा तो 0 हो गया खत्म। यहाँ से देख पा रहे हो a इंटू 1 प्लस 0 मतलब a बराबर 1, आपको दिख रहा है क्या, a बराबर 1, a का वैल्यू आपको निकालते आ गया, a का वैल्यू तो काफी आसानी से आ गया। लेकिन क्या b और c का भी वैल्यू उतना ही आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो अब हम v बराबर कितना रख लेते हैं, v बराबर कुछ भी एक बढ़िया सा वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि आप 0 तो कर नहीं सकते हो कुछ किसी को, 1 ले लेते हैं, v बराबर 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो यहाँ 1 है माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2a, तो क्या लिख देता हूँ 2a, ये 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, और प्लस ये 1 रखेंगे, ये 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा b प्लस c ना, और चूंकि a का वैल्यू तो आपको पता है ना 1, तो 1 यहाँ रख देंगे, यहाँ से क्या मिलेगा b प्लस c बराबर 2a, और चूंकि a का वैल्यू 1 है तो इसीलिए b प्लस c बिकम्स 2। तो इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन भी b और c में कुछ आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अगली बार v बराबर क्या रख लो, v बराबर अगली बार हम रख लेते हैं -1, क्योंकि और भी कुछ रख, वैसे कुछ भी रखिएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिएगा, तो बस ये जो इक्वेशन है ना वो थोड़ा खराब बनेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। तो हम इसीलिए तो सोच समझ के रखते हैं ना, सोच समझ के रखते हैं कि क्या रखे, तो आप बोलिएगा कि अब सोचें, हम कैसे सोचें, तो सोचने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुने हैं ना, वही बात है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, मैथ प्रैक्टिस का ही चीज है एक्चुअली, मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उसमें प्रो होगे, ठीक है। तो -1, अब -1 रखेंगे तो ये 1 -1 फिर से 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 -1 0, और यहाँ -1 रखेंगे तो फिर से ये 2a बनेगा, 2a बनेगा, और प्लस -1 रखेंगे तो -b बन जाएगा, -b प्लस c इंटू में -1, आपको ये चमक रहा है क्या, v की जगह -1 रखना है ना, यहाँ -1 रखे तो ये -b बन गया, फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से ये प्लस में b और माइनस में c इक्वल टू 2a, क्योंकि जब -2a बनेगा ना, ये उधर जाके -2a, उसमें भी ऐसे ही लिख दिया था मैं, ये उधर जाके ये -2a होगा ना, ये -2 बनेगा, ठीक है, दैट्स माय बैड, सॉरी। चलिए, तो ये सिंपल हो गया ना, तो अब यहां से बताना b माइनस से बिकम्स -2 ना यार, फिर से a का वैल्यू 1 चिपका दिए, तो इसको ना इक्वेशन नंबर 4 ले लो, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को, ये तो दो काफी दो चर वाला रैखिक समीकरण याद आया बचपन, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दोनों को जोड़ देंगे तो c से c खत्म हो जाएगा, b का वैल्यू अपने को निकालते आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ को हम क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा, ये है b प्लस सी, बराबर -2, ऐसे ही बचपन में ऐड करते आया, b माइनस सी इक्वल टू -2, फिर ऐसे ऐड करते थे तो यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन माइनस करते सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये c से c मर गया, ये 2b बराबर -4, तो b बिकम्स -2, आपको चमक रहा है क्या, 2 से ये 2 बार में जाएगा, तो b जो है वो -2 के बराबर आ गया। अब b का वैल्यू उठा के कोई एगो इक्वेशन में चिपका दीजिए तो c का भी वैल्यू आपको निकालते आ जाएगा, तो b का वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, यहीं रख देते हैं, तो b का वैल्यू -2 यहाँ रखेंगे तो -2 से -2 खत्म, तो c बराबर 0 चमक रहा है क्या, c बिकम्स 0। क्या ये समझ में आई बात, समझ में आया ना। चलिए, तो आपको क्या निकल के आ गया, a बराबर 1,
बी बराबर -2 और सी बराबर 0। बस यही 3 को वैल्यू की खोज थी। तो अब इन सारे वैल्यूज को इस सेकेंड इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे, ठीक है। तो plug in the value of a, b and c in the second equation. So second equation becomes what? उसको जरा हम लिखते हैं। बोल दो जरा हाँ जी, तो सबका वैल्यू यहाँ चिपकाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ए का वैल्यू 1 है तो 1 बाई वी और प्लस ये v का वैल्यू क्या है -2, सॉरी v का वैल्यू बोल रहा हूँ, v का वैल्यू ना -2, -2v प्लस 0 और बटा में क्या 1 प्लस वी स्क्वायर ना, 1 प्लस वी स्क्वायर ही है ना। हाँ ठीक 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 ठीक। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ये ये देखो -2v प्लस 0, तो ये तो -2v बचेगा, -2v बचेगा। अब ये माइनस को माइनस प्लस माइनस यहाँ कर दे, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब बोलोगे कि 2v तो कॉन्स्टेंट, 2 को भी बाहर निकाल दो, नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है ना कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, जब हमको 2 बाद में लाना ही पड़ेगा तो हम 2 को काहे बाहर निकालते हैं, वही छोड़ देते हैं ना। जब वही है तो हम दूसरा से काहे मांगे, बताइए। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू v। यहाँ ये dv और ये भी dv, ओके। तो ये क्या है, यही तो अपना i है जनाब, i क्या है, यही तो i है। तो इसके जगह पर हम i चिपका देते हैं। ये 1 बाई v का इंटीग्रेशन log v होता है, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए log नीचे वाला मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे जी, log a माइनस log b, log a बटा b होता है ना, log a माइनस b log b क्या होता है, log a बटा b। तो ये हो जाएगा i बराबर log v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? i का वैल्यू आपको निकालते आ गया, तो बस i का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दीजिए और आपका आंसर आपके सामने खेलने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम 1, therefore from 1 i इक्वल टू दिस, तो i का वैल्यू यहाँ चिपकाएंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये टोटल कितना इक्वेशन हो गया था, 4th इक्वेशन ना, इसको आप 5 मान लो। तो आप लिखेंगे कि therefore from 1 and 5, 1 और 5 से आप देखोगे तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, मतलब log ऑफ v बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log kx, ये हो जाएगा। तो क्या हम इतना आंसर लिख के आगे बढ़ जाएं? जी नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर सॉरी क्वेश्चन था वो x और y में था, v आपने लेट किए हैं, माने हैं, इसीलिए v को उड़ाना होगा। v की जगह क्या रखना होगा, याद करिए बहुत पहले, मतलब अभी इक्वेशन के स्टार्टिंग में v को हम किसको v पुट किए थे, y बटा x को ना, y बाई x को मैंने v पुट किया था, तो v की जगह वापस y बाई x ला के रखना होगा। तो अब हम इसी में v की जगह y बाई x चिपकाते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ v की जगह y बाई x रखो और यहाँ 1 प्लस y बाई x का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर बराबर log kx। यहाँ से आपको चमक रहा है, log खत्म कर दूं ना, log खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट अब लिखता हूँ y बटा x इंटू यहाँ एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपल इक्वल टू kx, क्योंकि log खत्म। यहाँ से एगो x से एगो x बोल और इसको ये देखिए यहाँ एगो x बचा ना, या फिर ऐसा समझो ना, यहाँ x स्क्वायर है ना,
और ये जो x है इसको यहाँ से उड़ा के यहाँ x स्क्वायर कर देते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर दिए और ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, y बराबर k है उधर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चमका? तो यही एक लेंदी क्वेश्चन था जो कि बहुत डर लगता है इस तरह के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसी क्वेश्चन को बना सकता हूँ, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर इसमें मेहनत कर सकते हैं आप। ठीक है, और नहीं तो अगर दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बना लें, एक जरूरी, जैसे 3 गो क्वेश्चन बनाना होता है ना एग्जाम में, 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसको में से मान लीजिए कि आपको से 2 गो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और यही एक क्वेश्चन बचा है जो आप बना सकते हो, तो बनाइए अगर ऐसा कंडीशन आए तब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 क्वेश्चन बना लिए और 2 क्वेश्चन और ऐसे हैं जिनको हम बना सकते हैं, तो आप इसको मत बनाइए, जो दूसरा वाला लग रहा है ना उसको बना लीजिए। अगर वो इससे भी लेंदी है, जैसे डिटर्मिनेंट के एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ ज्यादा ही लेंदी टाइप के हो जाते हैं, तो उसको भी छोड़ सकते हैं, फिर इसी को बना लेना। ठीक है, तो वो आप अपने से कर लोगे। ठीक है, चलो ये सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। आप देखना ये क्वेश्चन मैंने 3-4 पेज में बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 8वां क्वेश्चन हो जाएगा ना, dy dx माइनस एक्स वाई बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy dx माइनस एक्स वाई बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको? तो क्या चमक रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? आप ध्यान से देखो, यहाँ dy dx है, तो एक y यहाँ होना चाहिए और y के अलावा जो भी बचा ना वो x का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। y के अलावा ये बचा, ये x का फंक्शन है, x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर x का तो फंक्शन है, और यहाँ जो है वो भी x का फंक्शन होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना? तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे हो कि dx dy वाला एक भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो हाँ नहीं पूछते हैं, उसका क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, यही जो है dy dx वाला ना वो ही आपको पूछा जाता है। वैसे दोनों सेम है, वो भी आ सकता है। ठीक है, बस वही y की जगह x और x की जगह y स्वैप कर दिया है। चलो ठीक है, तो इसको करते हैं, तो ये आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, dy dx और यहाँ प्लस p ऑफ, यहाँ y है तो y बराबर q, इस रूप में आप कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो dy dx और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ये माइनस को क्या किया जाए तो उसको अंदर ले लीजिए ना, माइनस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ में y, तो ये पी वाई हो गया और बराबर क्यू, क्यू की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हो गया, तो यहां से देखोगे कि ये आपको p मिल गया, दिस इज q, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है,
इसीलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको IF निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो इसको निकालने के लिए अपन e के पावर में इंटीग्रेशन करते हैं p का, जहां p बराबर क्या है -x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि ये x का फंक्शन है इसीलिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देखोगे तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बस 2 घट रहा है, 2 की कमी खल रही है। तो आप ऐसा करो कि 2 दे दो ना, जैसे पीछे जो हमने क्वेश्चन किए उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ऊपर 2x लिखा हुआ था, तो 2 ऑलरेडी पहले से था। अगर नहीं रहता तो मैंने बोला था ना कि जब है ये है तो दूसरा से काहे ला मांगना है, अगर नहीं रहता तो वहां 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता और 2 से फिर डिवाइड भी करना पड़ता, तो वही काम यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2x। तो ये e के पावर इंटीग्रेशन -2x यहाँ होना चाहिए, 1/2 यहाँ चिपका देते हैं बाहरी, बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको समझ में आ रहा होगा e के पावर में 1/2 है और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब log नीचे वाला log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये 1/2 जो है log से इधर गुना में है तो पावर में जा सकता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कहे तो स्क्वायर रूट 1/2, अगर किसी पावर मतलब स्क्वायर रूट है ना, यानी ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा e के पावर में log, और यहाँ बेस में है नेचुरल log है तो ऑब्वियसली ये 1 बेस में e होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो क्या। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आपको समझ में आया क्या। अब अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, मिल गया है, तो आप इसका हल लिख सकते हो, मतलब सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसीलिए सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट, सॉल्यूशन क्या होगा, तो चूंकि dy dx है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, तो q की जगह ये है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, क्योंकि ये q जो है वो x का फंक्शन है इसलिए x dx, तो y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू चिपकाइए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये जाएगा, आप देख रहे हो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम a बोलेंगे तो रूट a बटा में a लिखा हुआ है, तो रूट a बार में कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार में कट जाएगा। ओवरऑल ये क्या बन गया, ये इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया ना। ये तो फॉर्मूला होता है ना यार, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये तो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया, y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस k, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट को लगाना होता है, जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर हिंदी में स्वेच्छ अचर। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट दैट इज k। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मस्त धमाकेदार क्वेश्चन है, इसमें से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब करेंगे हम लोग 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन करने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसिबल टू LDE, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यूं तो देखने में नहीं लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हाँ उसको हम कुछ ना कुछ करके और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वो कैसा होता है, वो कुछ इस रूप का दिखता है। ये होगा आपको dy dx दिया हुआ, dy dx, और यहां प्लस में p ऑफ y और बराबर यहां होगा q और y के पावर n, इस रूप का होगा। ठीक है, तो इस रूप का कोई अगर फंक्शन दिखेगा तो उसको कैसे बनाते हैं? जब भी इस रूप का दिखेगा तो बहुत बार जैसे ये y है ना, ये y के जगह पर आपको फंक्शन ऑफ y दिख जाएगा, फंक्शन ऑफ y दिख जाएगा, मतलब जैसे cos y हो गया, sin y हो गया, tan y हो गया, log y हो गया, इस तरह का कोई y में फंक्शन भी दिख सकता है। बहुत बारी इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, वो क्वेश्चन मैंने दिखे है क्या? वो क्वेश्चन आई थिंक मैंने होमवर्क में दिए है चाहे क्या, तो एग्जैक्टली हमको याद नहीं है। हाँ जी, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर है दिया हुआ, वो एक बार ही ना करना। ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार ही आप करना, होमवर्क में दिया हुआ है। होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो एक बार मैं उसको बता देता हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर नहीं है, आई थिंक वो नहीं लिखे हैं, होमवर्क में भी नहीं लिखे हैं। तो वो क्वेश्चन आपको PYQ सीरीज के अंदर मिल जाएगा वैसे आप देखोगे तो, और नहीं तो फिर छोड़ सकते हो। जो जो मैंने होमवर्क में लिखे है ना वो क्वेश्चन खाली देख लेना। वैसे अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, dy dx दे देगा p ऑफ y, मतलब p और q क्या है, फिर से x का कोई फंक्शन है, क्योंकि यहाँ dy dx लिखा हुआ है इसीलिए p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x और एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, और ये y के पावर n होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि dy dx प्लस py बराबर q खाली होना चाहिए, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ y के पावर n आ गया ना, तो ये यूं तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसको करने के लिए ये q के अलावा, मतलब फंक्शन ऑफ x के अलावा y में जो भी दिया हुआ है ना, उसको से आप डिवाइड कर दो, उसको से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो फिर देखोगे आप क्या चमत्कार होता है। ठीक है, तो देखना, और यहाँ कुछ n-1 टाइप का होगा, y के पावर n-1 टाइप का होगा। ठीक है, तो वो देख लेना क्वेश्चन के अंदर। ठीक, इस रूप का मतलब आपको दिखेगा, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वही है क्वेश्चन dy dx प्लस dy dx प्लस y बटा x, y बटा x बराबर y स्क्वायर बटा x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बटा x स्क्वायर। आप इसको देखोगे तो क्या इस रूप का नहीं है, dy dx है, dy dx है, प्लस p है, p क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब x और ये y। ठीक है, बराबर q, तो q के जो q क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसके अलावा यहाँ y के पावर n, मतलब y स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ y के पावर n रहेगा तो यहाँ n-1, मतलब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1, और यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2, इस रूप का, तो यहाँ 2 को है y, तो यहाँ 1 को है y, है ना, तो ये उसी रूप का है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि y स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, यहाँ जो भी है ना y के पावर n है तो उससे डिवाइड कर दो, तो y स्क्वायर है, मतलब y के टोटल पावर, इधर कुछ नहीं रहना चाहिए, इधर सब कुछ कट जाना चाहिए, जितना है उतना ही से डिवाइड कर दो, तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 1/y स्क्वायर
और dy dx, ठीक है, और बराबर ये एक y से एक y खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1/x इंटू 1/y और बराबर ये y स्क्वायर से y स्क्वायर गोल हो गया 1/x² बच गया। बताइए कितना समझ में आया। अब इतना करने के बाद आपको ये 1/y को t चिपका देना है, 1/y को आपने t मान लेना है। तो अब लिखेंगे पुट 1/y इक्वल टू t, 1/y इक्वल टू t, z कुछ भी मान सकते हो वैसे आप। तो अब 1/y को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको dy dx को लिखना है। तो y को जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तब तक y dy dx कैसे मिलेगा, इसीलिए आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है ना कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ऐसे करते हैं d dx ऑफ -1/x², नहीं याद है, जिससे x के पावर -1 तो -1 गुना में आएगा, तो -1 गुना में x के पावर -1 तो ये -1/x² मिलता है, -1/x²। तो उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/y² और फिर y का भी डिफरेंशिएशन होगा ना, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, तो इसलिए नहीं लिखे, लेकिन यहाँ 1/y का डिफरेंशिएशन इतना आ गया, y का भी करेंगे ना, चेन रूल, यहाँ dy dx आएगा, यहाँ t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt dx। तो यहाँ से आपने क्या देखना है कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम रिड्यूस किए हैं वो 1/y² dy dx मिल रहा है। 1/y² dy dx की जगह हम ये माइनस उधर भेज के माइनस dt dx नहीं पुट कर सकते हैं ना यार। यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 1/y² और dy dx को हम माइनस dt dx लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, इतना चमका। और आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है। आई थिंक उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, ये वाला दे दिया और बोल दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपको एकदम मस्त रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं चमक रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चमकता है तो वहां से हमको पी चमक जाता है, तो जैसे ही पी चमकता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाते हैं, ठीक है। तो वही उस तरह का क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछना नहीं चाहिए था, ठीक ना, लेकिन पूछ दिया है उन्होंने, तो मैंने वहां भी आपको कैलकुलेट करके बताया है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर भी आपने अगर अटेंड कर लिए ना तो काफी बढ़िया हो जाएगा यार। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रिड्यूस होके आया है उसमें हम ये सब कुछ पुट करेंगे। 1/y के जगह t पुट करना है और इतना इसके जगह पर माइनस dt dx पुट करना है, ठीक है। तो सो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स ये माइनस dt dx इक्वल, सॉरी प्लस ना, इक्वल टू था, थोड़ी प्लस था ना, ये प्लस है, यहाँ इक्वल टू प्लस, और ये 1/x एज इट इज, और बस 1/y की जगह t रख देना है, और ये तो 1/x² है ही है। तो कुछ वैसा आपको लग रहा है t में, जैसे ये क्या होता है dy dx होता है और फिर प्लस dy dx प्लस p, यहाँ y है तो y बराबर q, यही होता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस आपको दिख रहा है कि y के जगह t ही तो है खाली, क्या दिक्कत है, dt dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझना यार। तो इस माइनस को उधर भेजना होगा, माइनस को खत्म करना होगा इधर से, तो माइनस को हम पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपका dt dx और माइनस में ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम प्लस चाहते हैं कि रहे, इसको -1/x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1/x²। तो आपको चमक रहा होगा कि बस y की जगह t है, बाकी सब कुछ आपको मिल गया, ये p हो गया, ये पूरा q हो गया, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आप जाके निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के पावर में इंटीग्रल p, तो p क्या है -1/x dx, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, e के पावर
माइनस को बाहर फेंकिए, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और फिर -1 जो है -1 गुना है तो उसको पावर में ले जाकर रख दीजिए, तो यहाँ से खत्म करिएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब x के पावर -1 का है तो 1/x ना, और बेस में ही है, मतलब x के पावर -1 आया कहे तो 1/x, 1/x क्या आ गया जी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर था, या फिर यहाँ y के पावर 3/y के पावर 3/x के पावर 3 ऐसा कुछ था, लेकिन एक बार देखना आप, हमको ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूंकि अब आ चुका है, अब हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन y के जगह पर यहाँ तो t है, तो यहाँ क्या लिखेंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q, तो q की जगह क्या है -1/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये qx का फंक्शन है इसीलिए यहाँ dx। अब t के जगह आप क्या रख सकते हो, t में क्वेश्चन हमारा नहीं ना था, क्वेश्चन तो हमारा x और y में था, तो t के जगह हम वापस से वैल्यू रख देंगे जो हम पुट किए थे 1/y ना, t के जगह 1/y यहाँ रख देंगे 1/y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया है इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ है -1/x² और इंटू 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व है। ये 1/xy और ये माइनस को बाहर फेंकिए, इंटीग्रेशन x के पावर -3 बन जाएगा ना, क्योंकि ये x³ है, ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा x³ पावर में। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो इसको ना इरेज करते हैं। तो क्या आ गया जी 1/xy इक्वल टू माइनस ये x के पावर -3, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है -3 + 1, मतलब n+1 बटा में n+1, ऐसा ही ना, तो n की जगह -3 है, -3 + 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, यहाँ से क्या आ जाएगा x 1/xy इक्वल टू क्या -x के पावर -2 बटा -2, माइनस से खत्म हो गया तो प्लस के, सो 1/xy इक्वल टू ये 1/2x² हो जाएगा ना, तो 1/2x² और प्लस के, तो ये आप आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट हल निकालना है। अच्छा, अभी तक जो ये सब हल मैंने निकाले, ये सब जितना अभी तक हल निकाल रहे थे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये सबको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, व्यापक हल। क्या बोलते हैं, व्यापक हल बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, जैसे ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन जो होता है ना व्यापक हल, वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक फैमिली है, इसके अंदर जितने डिफरेंशियल, जितने ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उतना ही इससे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। आपको बहुत बार पूछेगा कि किसी फैमिली ऑफ कर्व के अंदर, किसी वक्रों के परिवार के अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसके जो संगत डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब अवकल समीकरण होगा, वो कितने ऑर्डर का होगा, उसकी कोटि क्या होगी, उसका कोटि भी 3 होगा। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा इन द फैमिली ऑफ द कर्व, देन उतना ही नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी कि ये सब जिस कोई भी फैमिली ऑफ कर्व, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, वो व्यापक हल होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है।
और विशिष्ट सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये क्या फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना एक पर्टिकुलर मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे फैमिली में ढेर सारे मेंबर होते हैं, एक फैमिली में ढेर सारे मेंबर होते हैं, तो वही ये जो है ना व्यापक हल वो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन विशिष्ट हल होता है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो इस फैमिली में से किसी एक पर्टिकुलर उस मेंबर को डिनोट करता है। ठीक है, तो वही एक आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन और बोला है कि इसका विशिष्ट हल निकालिए। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए भी यहाँ तक आना ही पड़ेगा। आपको विशिष्ट हल निकालना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको व्यापक हल निकालना है। डायरेक्ट आपको विशिष्ट हल निकालते नहीं आएगा, ठीक है, उसका कोई मेथड नहीं होता है। मेथड बस इतना ही होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है, तो आप पहले व्यापक हल निकालिए और उसके लिए कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन होगा, तो उस कंडीशन को अप्लाई करिए और उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर वापस से इसी के अंदर चिपका दीजिए कांस्टेंट का वैल्यू, तो बस वही आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग निकालेंगे व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन, जैसे कि अभी तक निकालते आ रहे थे वैसे ही निकालेंगे। और फिर कुछ ना कुछ आपको कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन को वहां पर प्लग इन करेंगे एंड देन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के बाद फिर वापस इसी के अंदर रख देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको अब इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ही है ना, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये सब थोड़ा सा आपको जैसे बोर्ड में मिटाते रहता हूँ तो थोड़ा सा आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए जरूरी है। ठीक है ना, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कमेंट बता सकते, बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन इज एक अवकल समीकरण दिया हुआ है dy dx माइनस y बाई एक्स, dy dx माइनस y बाई एक्स प्लस cosec ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस cosec ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, और इसका विशिष्ट हल निकालिए, इतना का विशिष्ट हल, विशिष्ट हल निकालिए, निकालिए से बढ़िया ज्ञात करिए, ज्ञात करिए जब जब x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है। देखिए कंडीशन दे दिया ना, सबसे पहले बोला कि विशिष्ट हल निकालिए, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए एक कंडीशन दे दिया कि कब निकालना है, जब x बराबर 1 है तब y बराबर 0 है। या इसी स्टेटमेंट को बहुत बार क्या करेगा, इसी स्टेटमेंट को इसको मिटा के और मैं क्या लिख देता हूँ, इसके बजाय आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी तो ऐसे दे दिया, लेकिन जेई मेंस में जनरली ऐसे नहीं देगा। जेई मेंस के अंदर आपको क्या देता है कि y ऑफ 1 बराबर 0, इसी चीज को ऐसे लिख देगा। इसका मतलब क्या होता है, y मतलब फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब 1 डालेंगे तो y जो है फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर x का वैल्यू डालेंगे, तो x का वैल्यू जब 1 है तो ये y का वैल्यू है, मतलब ये पूरे फंक्शन का वैल्यू, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू 0। यही बात है कि x बराबर जब 1 तो y बराबर 0। तो कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि इतना का विशिष्ट हल निकालिए, मतलब फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन
दिस कंडीशन इज गिवन। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिया रहेगा y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब समझना है कि x का वैल्यू 1 तब y का वैल्यू 0 पुट करना है। समझ में आया ना? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जहां जहां x है वहां वहां 1 और जहां जहां y है वहां वहां 0 चिपका देना है। फिर वहां से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दिया जाएगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू जब आ जाएगा तो उसको उठा के फिर से वो व्यापक हल वाले में पुट कर देंगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको गिवन है, कंडीशन इज हियर, सो ये सब हम मिटा देते हैं। अच्छा, और ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, क्या ये क्वेश्चन भी उसका है, किसका, क्या ये क्वेश्चन भी आपको चमक रहा है? ये क्वेश्चन किसका है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना? क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि dy dx बराबर ये y by x सब कुछ y by x में dy dx के अलावा जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन को अगर राइट साइड लेके जाएंगे, ये पूरे को राइट साइड लेके जाएंगे तो राइट साइड जो भी है वो y by x का फंक्शन है, मतलब dy dx इक्वल्स टू y by x का अगर फंक्शन दिया हुआ रहता है तो वो क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। तो उसको कैसे करते हैं, ये क्या है, ये है HDE, इसीलिए हम y by x बराबर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y by x बराबर v। याद आया? तो यहाँ से dy dx क्या मिलता है, dy dx मैंने बोले थे कि याद कर लीजिए क्या होगा, v प्लस एक्स dv dx, v प्लस एक्स dv dx। तो यहाँ चिपका दीजिए, इसीलिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, dy dx की जगह ये चिपकाइए v प्लस एक्स dv dx। वैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, और माइनस इसके जगह पर भी रखना है, जहां जहां y by x है वहां वहां भी चिपकाना है, प्लस कोसेक भी और बराबर 0। तो यहां से माइनस भी और भी मर गया, खत्म खत्म। तो यहाँ से x dv dx वाकई ये काफी चेंजी क्वेश्चन है, दिस इज चेंजिएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द चेंजिएस्ट क्वेश्चन। तो इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कोसेक भी ना, कोसेक भी। अब v वाला को dv तरफ और x वाला को dx तरफ, मतलब इसको उधर लेके जाएंगे और इसको ये पूरा x वाले को उधर लेके जाएंगे और v वाले को इधर लाएंगे। यहाँ से dv बटा में कोसेक भी, अब माइनस को नहीं लाते, माइनस को उधर ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस को इधर ला भी सकते हो। इंटीग्रल माइनस को बाहर इधर छोड़ दीजिए और ये dx और बटा में ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ है, यहाँ डिवाइड किया जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये अच्छा अगली बार में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये साइन बन जाएगा ना, साइन भी बन जाएगा, साइन भी dv बराबर माइनस 1 by x dx। ये तो अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। यहाँ हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो साइन भी का इंटीग्रेशन क्या होता है जनाब, साइन भी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस भी बराबर ये माइनस 1 by x का इंटीग्रेशन log x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k। तो ये आपको क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया ना। तो इसको हम 1 ट्रीट कर लेंगे क्योंकि k का वैल्यू वापस ला के यहाँ रखना होगा ना। तो अब लिखेंगे सिंस y ऑफ 1 इक्वल टू 0, या फिर ऐसा लिखा है तो ऐसे ही लिख दीजिए, सिंस जब y बराबर x बराबर 1 तो y बराबर 0, ऐसा ही दिया हुआ है, x बराबर 1 तो y बराबर 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें रखिए जहां जहां, अच्छा v की जगह रखना होगा ना वैल्यू, इसको 1 मत मानिए, v को पहले आप x बटा y रख, v का वैल्यू क्या था y by x ना, v को क्या माने थे y by x, पहले y by x आप रख दो, माइनस cos y by x और बराबर माइनस log x प्लस k, इसको आप 1 मान लो। अब यहाँ y by x, y और x का वैल्यू डालेंगे तो माइनस cos y का वैल्यू 0 और cos का ये x का वैल्यू 1, ठीक, रख दिया, और बराबर माइनस log 1 ना, क्योंकि x है तो x का वैल्यू 1 डालना है, तो प्लस k। आपको पता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, और ये cos 0, ये क्या हो जाएगा cos 0 ना, तो यहाँ से
माइनस कॉस जीरो मतलब -1, कॉस जीरो का वैल्यू तो 1 होता है ना, -1 बराबर में 0 प्लस के मतलब के, इसीलिए के बिकम्स व्हाट, के बिकम्स -1, तो के का वैल्यू -1 आ गया, आपको दिख रहा है क्या, तो इसीलिए एक से, इसीलिए एक से, एक में के का वैल्यू रख दीजिए, माइनस कॉस वाई बाई एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स और -1, के का वैल्यू -1 चिपका दीजिए, माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कॉस वाई बाई एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना। ये चमका क्या, इंक भी खत्म हो गया इसके अंदर, फिर से लिख देता हूँ, कॉस वाई बाई एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स, ये सब खत्म हो गया ना, माइनस सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो सब कुछ प्लस में बन जाएगा, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, विशिष्ट हल निकालने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं होता है। आप जैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, जनरल सॉल्यूशन निकालो और जो कंडीशन दिया हुआ होता है उसको जनरल सॉल्यूशन में प्लग इन करो, और फिर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है उसका वैल्यू निकालो, और उसको निकाल के फिर से उसी के अंदर उसको प्लग इन कर देंगे, तो वो उससे आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या समझ में आया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, और जो भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, कृपया हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ताकि उस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको बना सको, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत जरूरी है यार। ये लास्ट मोमेंट है, ये पंजाब सीरीज जो है वो आपका लास्ट मोमेंट है, इसके बाद आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए यार, शेयर कर दीजिए, शेयर करते हैं तो व्यूज आता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।